हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो इससे पहले कि मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें एक हमारे पास केस आया था। सियाज गाड़ी थी, उसमें जो फ्यूज़ था वो बार बार ख़राब हो रहा था, उड़ जा रहा था। तो ये गाड़ी विज़िट करी हुई थी और इस गाड़ी की इंस्पेक्शन में भी लगभग टाइम लग गया। जो टेक्नीशियन थे, पहले उन्होंने सारा अपना चीज़ चेक किया तो उन्हें समझ नहीं आया, तो उसके बाद हमने चेक किया उसके सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्यूज़ किसे हम कहते हैं ब्लो हो गया है, तो इस तरह से हमारा फ्यूज़ रहता है, कंप्लीट रहता है इस तरह से। अगर उड़ जाएगा तो या ख़राब हो जाएगा तो बीच से ये जो वायर है वो ब्रेक हो जाता है। और इसमें जो फ्यूज़ होते हैं वो एक स्पेसिफिक एम्पियर के ही फ्यूज़ लगते हैं, इसलिए क्योंकि वो एज आ प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो फ्यूज़ जो रहता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम उससे ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज़ लगा देंगे तो उस सर्किट को नुकसान पहुंच सकता है। तो जहाँ पे भी जो फ्यूज़ लगा हो, स्पेसिफिक ही फ्यूज़ हम लगाएं। तो जैसे कोई भी केस अगर आपके पास आ रहा है, विज़िट कर रहा है कि फ्यूज़ उड़ने का, फ्यूज़ ब्लो हो जा रहा है, कस्टमर की कंप्लेन आ रही है, तो उसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको देखना है वो फ्यूज़ लगा हुआ कहाँ पे है। जैसे कि हमारा गाड़ी में बैक का फ्यूज़ उड़ रहा था जो कि 10 एम्पियर का था, वो पॉइंट था 20 नंबर पे। तो हमें बेसिकली इस तरह से एक फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर कवर लगा रहेगा और हमें यहाँ से देखना है कौन सा फ्यूज़ उड़ रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये फ्यूज़ उड़ा था। जब ये फ्यूज़ हम देखेंगे कौन सा फ्यूज़ उड़ा है, उस फ्यूज़ को निकालेंगे और उसके बाद हमें इस कवर से देखना है वो फ्यूज़ किस चीज़ का है। तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा बैक का फ्यूज़, तो कवर पे भी मिलेगा। उसके बाद अगर आप मैनुअल से देखना चाहते हैं तो ये मैनुअल है, मैनुअल में मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो आपको ये कवर रहेगा, यहाँ पे 20 नंबर है, बैक का फ्यूज़ 20 नंबर पे है, वो 10 एम्पियर का है। और ये किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, सर्किट को, कौन कौन से सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये फ्यूज़ निकला रहेगा तो किस किस चीज़ों में हमें इफ़ेक्ट मिलेगा देखने को। तो पहला है बैकअप लाइट स्विच होता है, उस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद HVAC कंट्रोल यूनिट को प्रोटेक्ट कर रहा है। एयर इनटेक एक्चुएटर एयर इनटेक कंट्रोल एक्चुएटर पे भी इसको प्रोटेक्ट करता है। ऑटो AC पैनल को प्रोटेक्ट कर रहा है। HVAC कंट्रोल मॉड्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है। हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है। पार्किंग सेंसर कंट्रोल मॉड्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है और ट्रांसमिशन रेंज सेंसर को भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये फ्यूज़ हमारा सही नहीं रहेगा तो इन सब चीज़ों में दिक्कत आ सकती है, इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी। अब जैसे 19 नंबर में आप देख सकते हैं ये एयर बैग का है 10 एम्पियर का, जो कि सिर्फ एक मॉड्यूल को प्रोटेक्ट करता है, वो भी एयर बैग का। यहाँ पे आपने देखा ये एक जो फ्यूज़ है वो इतने सारे मॉड्यूल्स पे इस पे प्रोटेक्ट करता है। अगर इसमें इस फ्यूज़ पे दिक्कत आएगी तो इतने सारे चीज़ों पे दिक्कत आ सकती है। और ये आप 21 नंबर आप देख सकते हैं, 21 नंबर जो है 15 एम्पियर का फ्यूज़ है WIP, जो कि होता है विंडशील्ड वाशर मोटर का, और ये फ्यूज़ हमारा BCM को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि जितने एम्पियर का फ्यूज़ लगा है, स्पेसिफिक पे बताया गया है, उतने ही एम्पियर का हम फ्यूज़ को लगाएं, ना कि जैसे 10 एम्पियर का हमारा फ्यूज़ उड़ रहा है तो हम वहाँ पे 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा दें। 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा देंगे तो उससे क्या होगा, जो भी ये हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है, एक्चुएटर है, जो भी हैं, वो 10 एम्पियर तक के करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए ही ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया गया। अगर हम 15 एम्पियर का लगाएंगे तो वो हमारा जो मॉड्यूल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें जहाँ पे जो फ्यूज़ स्पेसिफिक लगा है वहाँ पे वही फ्यूज़ लगाना चाहिए। अगर आउटसाइड आप मार्केट में कहीं पे काम करते हैं तो आप भी ध्यान रखें कि जो फ्यूज़ जहाँ पे लगा हुआ है वो फ्यूज़ ही लगाएं। अगर आपके पास उस एम्पियर का फ्यूज़ नहीं है तो आप स्पेयर फ्यूज़ रहते हैं, वहाँ से आप उतने एम्पियर का फ्यूज़ निकालिए और ये लगाइए, अदरवाइज़ वो सिस्टम को आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
अब हम बात करते हैं कंपोनेंट और उनके लोकेशन का। तो हमें फ्यूज़ बॉक्स हमने यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें हमें डायग्नोसिस देखेंगे, डायग्नोसिस कैसे करना है। जैसे कि हमारा जो फ्यूज़ मिला, हमारा बैक का फ्यूज़ मिला। अब बैक का फ्यूज़ हमें मिला ख़राब, तो अभी हमें स्टार्ट कैसे करना है डायग्नोसिस। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट ये शो कर रहे हैं, इन सारे कंपोनेंट का हमें जो भी कनेक्शन है, कनेक्टर है, उनको हटाना है। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कौन से सर्किट में दिक्कत है जिसे हमें देखना है। जैसे अगर एक मान लीजिए एयर बैग का है, इसमें हमारे पास एयर बैग और एयर बैग का जो SDM होता है, एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल, या इसे बोलते हैं सेंसिंग डायग्नोस्टिक मॉड्यूल, तो इसमें दिक्कत होगी तो ये फ्यूज़ उड़ेगा। तो हम सिंपली इसका सर्किट चेक कर सकते हैं। विंडशील्ड में भी है, हमारा विंडशील्ड वाशर मोटर का है और BCM का है। तो यहाँ पे 2 सर्किट हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट इस फ्यूज़ से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी 8 में से किसी एक में इशू होगा तो ये फ्यूज़ ख़राब हो सकता है। तो अभी हमें 8 को चेक करना पड़ेगा एक एक करके, या फिर सबसे आसान तरीका ये रहता है कि हम सारे कनेक्टर्स को हटा दें। ये जो बैकअप लाइट स्विच है, इसको हटा दें। HVAC कंट्रोल मॉड्यूल, इसको हटा दें। एयर इनटेक कंट्रोल एक्चुएटर है, इसको हटा दें। AC पैनल के हटा दें। HVAC कंट्रोल मॉड्यूल को हटा दें। हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल को हटा दें। पार्किंग सेंसर कंट्रोल मॉड्यूल को हटा दें। ट्रांसमिशन रेंज सेंसर कंट्रोल मॉड्यूल को, कनेक्टर को हम हटा दें। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे वो जो कंट्रोल मॉड्यूल्स हमने आगे देखे हैं, उनके लोकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, ये चीज़ें हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो पहला हमारा है बैकअप लाइट स्विच। तो बैकअप लाइट स्विच जो रहता है वो हमारी मैनुअल गाड़ी में होता है। जो मैनुअल गाड़ी होंगी उसमें आपको गियर बॉक्स के ऊपर लगा रहता है ये स्विच। इस स्विच को हमें देखना है। दूसरा है हमारा HVAC कंट्रोल यूनिट। तो HVAC कंट्रोल यूनिट जो है हमारी, ये मैनुअल AC जो होगी उसमें होगा, और ये पूरे यूनिट को ही HVAC कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो ये जो हमारा है इसको बोलते हैं HVAC कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है हमारा एयर इनटेक कंट्रोल एक्चुएटर। एयर इनटेक कंट्रोल एक्चुएटर जो होता है, हमारा जो HVAC यूनिट होती है पूरी, उसके आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा, जहाँ से ये हमारी फ्रेश एयर को कंट्रोल करती है। तो फ्रेश एयर को कंट्रोल करने वाला जो बटन है, जैसे ये 5 नंबर है, इस फ्रेश एयर को ही कंट्रोल करता है। अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो ये एक्चुएटर को सिग्नल जाता है, उसके बाद ये वर्क करता है। अब तीसरा नंबर है हमारा ऑटो AC पैनल। तो जो ऑटोमेटिक AC पैनल होता है वो हमारा ये है कंप्लीट, ये हमारा ऑटोमेटिक AC पैनल है। उसके बाद है HVAC कंट्रोल मॉड्यूल। HVAC कंट्रोल मॉड्यूल जो होते हैं वो हमारा AC पैनल के जस्ट पीछे लगा होता है। तो आप ये देख सकते हैं, हम जब म्यूज़िक सिस्टम निकालेंगे और ये AC पैनल निकालेंगे, उसके जस्ट पीछे ये हमारा HVAC कंट्रोल मॉड्यूल लगा मिलेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल। जो हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल है वो हमारा इस साइड में मिलेगा आपको, और इसकी लोकेशन ये है। जैसा कि आपने इससे पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मैंने इसमें दिखाया है कि कहाँ पे ये लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारी है इस स्लाइड में हमें पार्किंग सेंसर कंट्रोल मॉड्यूल और ट्रांसमिशन रेंज सेंसर का लोकेशन मिलेगा। तो पार्किंग सेंसर की जो लोकेशन है वो यहाँ पे रहती है, हमारे कांच के नीचे यहाँ पे ट्रिम लगी रहती है। उस ट्रिम को जब हटाएंगे तो यहाँ पे ये लगा हुआ है पार्किंग सेंसर कंट्रोल मॉड्यूल। इसके जस्ट बगल वाला जो 2 नंबर है ये हमारा है पार्किंग सेंसर बजर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम इस बोनेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट साइड में हमारा लगा मिलेगा ट्रांसमिशन रेंज सेंसर। और यहाँ पे आप 4 नंबर देख सकते हैं, जो ये बैकअप लाइट स्विच है मैनुअल गाड़ी में, यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा ट्रांसमिशन के ऊपर, ये लोकेशन है।
तो ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको बैकअप लाइट स्विच नहीं मिलेगा। ये हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी रहेगी तो उसमें ट्रांसमिशन एंड सेंसर मिलेगा, ना कि बैकअप लाइट स्विच मिलेगा। और जो ऑटोमेटिक एसी होगी उसमें आपको ये एसी पैनल नहीं मिलेगा। और जो मैनुअल एसी हमारी होगी, मैनुअल एसी, उसमें आपको ये HVAC कंट्रोल मॉड्यूल नहीं मिलेगा देखने को। अब जैसे कि हमने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमें जो दिक्कत मिली थी, उसमें हमने क्या किया था कि अब ये सारे कनेक्टर्स को हमने हटा लिए, ये हटा लिया। सॉरी, हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो ऑटोमेटिक में हमने क्या हटाया, इसका HVAC कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्टर को हटा दिया, AC पैनल के कनेक्टर को हटा दिया, हमने हटा दिया हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल को हटा दिया, उसके बाद पार्किंग सेंसर कंट्रोल मॉड्यूल को हटा दिया, हमने हटा दिया इसके एयर इनटेक कंट्रोल एक्चुएटर को कनेक्टर को हटा दिया। उसके बाद हमने हटाया ट्रांसमिशन एंड सेंसर के कंट्रोल कनेक्टर को हमने हटा दिया। ये सारे कनेक्टर्स को जब हमने हटा दिए उसके बाद हमने करा क्या, हमने एक एक करके कनेक्टर को लगाना चालू किया। सबसे पहले हमने, कस्टमर का कंसर्न ये था कि जैसे वो गाड़ी चलाता है और गड्ढे में जाती गाड़ी तो ही उसे इशू आता है, फ्यूज़ उड़ जाता है। उसके बाद जो दिक्कत क्या आती थी, ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो जो गियर लीवर है वो P में अगर है तो P से वो D में नहीं जाता था। उसके लिए क्या करता है, उसको फोर्सली उसे लगाना रहता था। उसके लिए एक सेफ बटन रहता है, पुश बटन। उस बटन को जब हम पुश करेंगे तभी हमारा ट्रांसमिशन जो शिफ्टर है वो आगे पीछे होगा। उस बटन को प्रेस करने के बाद ही उसका ये गियर्स लगते थे, D पे जाती थी गाड़ी, D मोड में जाती थी गाड़ी। तो कस्टमर का कंसर्न, उसने बताया कि जब भी गड्ढे में जा रही है, ऐसा कर रही है, तभी उसे ऐसा इशू मिल रहा था। और दूसरा ये था कि उसकी गाड़ी में कुछ दिन पहले एक्सीडेंटल काम हुआ था, तो उसके बाद वो गाड़ी तो सही चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पार्किंग सेंसर में इशू से मिला। तो जब चेक किया गया तो पार्किंग सेंसर उसके 2 ख़राब थे, तो पार्किंग सेंसर डाले गए हैं। और पार्किंग सेंसर डालने के बाद दूसरे दिन उसका फ्यूज़ उड़ गया। तो वो वर्कशॉप विज़िट किया फिर से कि गाड़ी गड्ढे में जा रही है तब उड़ रहा है और पार्किंग सेंसर से रिलेटेड काम हुआ है, तो पार्किंग सेंसर में इशू हो सकता है या फिर पार्किंग सेंसर से ही कुछ दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हमने इसीलिए उसको कस्टमर का कंसर्न को समझते हुए हमने सबसे पहले जो कनेक्टर सारे हटाए थे, सबसे पहले हमने पार्किंग सेंसर के कनेक्टर को लगाया। जब पार्किंग सेंसर के कनेक्टर को लगाया और फ्यूज़ हमने चेक किया, दोबारा निकाल के इग्निशन ऑन किया। जैसे इग्निशन ऑन कर रहे थे तो फ्यूज़ हमारा उड़ जा रहा था, ख़राब हो जा रहा था। इग्निशन ऑन करते ही, जैसा कस्टमर का कंसर्न था कि वो गड्ढे में जा रही है गाड़ी, तब हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि गड्ढे में जाने की वजह से भी नहीं, वो खड़ी गाड़ी पे ही जैसे हम इग्निशन ऑन करते थे वैसे ही ये फ्यूज़ उड़ जा रहा था। तो हमने पार्किंग सेंसर के कनेक्टर को लगाया और चेक किया, हमारा फ्यूज़ नहीं उड़ा। उसके बाद क्या किया, हमने इसके कनेक्टर को निकाल दिया। उसके बाद हमने दूसरा कनेक्टर लगाया जो कि है HVAC कंट्रोल एयर इनटेक कंट्रोल एक्चुएटर जो है यहाँ पे, इसके कनेक्टर को हमने लगाया। उसके बाद चेक किया, हमारा फ्यूज़ नहीं उड़ा। उसके बाद हमने इसके कनेक्टर को भी निकाल दिया, HVAC कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्टर को लगाया। HVAC कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्टर को लगाया, चेक किया, फ्यूज़ हमारा नहीं उड़ा। अब जैसे ही हमने इसके कनेक्टर को निकाल के हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्टर को लगाया और इग्निशन ऑन किया, वैसे ही हमारा फ्यूज़ उड़ गया। तो एक चीज़ हमें मिली कि इसके कंट्रोल मॉड्यूल में या फिर इसके सर्किट में कुछ इशू है जिस कारण से ये फ्यूज़ उड़ा। तो हमें 2 चीज़ सस्पेक्टेड मिल गए। एक चीज़ क्या, पहला तो हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल, और दूसरा उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो। अब जब पार्किंग सेंसर कंट्रोल मॉड्यूल को लगा दिया, उसके बाद हमारा एक बचा सेंसर, ट्रांसमिशन एंड सेंसर। तो हमने इसके भी कनेक्टर को निकाला और फिर से ओके फ्यूज़ हमने लगाया, क्योंकि इसका फ्यूज़ जैसे लगाया वैसे उड़ गया। हमने ओके फ्यूज़ लगाया
और फिर ट्रांसमिशन एंड सेंसर के कनेक्टर को हमने लगाया, क्योंकि ये सारे कनेक्टर अभी निकले हुए हैं। हमने इसके सेंसर के कनेक्टर को लगाया और चेक किया, फ्यूज़ हमारा नहीं उड़ा। जब फ्यूज़ नहीं उड़ा तो अब हमने क्या किया, हमें एक चीज़ कंपोनेंट मिला कि ये है। तो उसके बाद हमने क्या किया, सारे जो कनेक्टर हैं इस कनेक्टर को छोड़ के सारे कनेक्टर्स को लगाया। सारे कनेक्टर्स को लगाया, जैसे कि हमारा HVAC कंट्रोल मॉड्यूल, AC पैनल, एयर इनटेक कंट्रोल एक्चुएटर, पार्किंग सेंसर, ट्रांसमिशन रेंज सेंसर, ये सारे कनेक्टर हमने लगा दिए। मैंने आपको इस कनेक्टर को बताना भूल गया था, तो इसको भी हमने लगा के चेक किया, फ्यूज़ हमारा नहीं उड़ा था। तो अब क्या किया, हमने सारे कनेक्टर्स लगा लिए, एक को छोड़ के, जो कि हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल है, इसको छोड़ के बाकी सारे सेंसर्स को हमने लगा लिया। जो भी एक्चुएटर हैं, सेंसर हैं, इन सारों को लगा लिया। जब इन सारों को लगाने के बाद हमने इग्निशन ऑन किया, चेक किया, हमारा फ्यूज़ नहीं उड़ा। अब क्या किया हमने, फिर से कंफर्म करने के लिए ऑटो लेवल कंट्रोल मॉड्यूल जो है इसको लगाया और इग्निशन ऑन किया। जैसे ही इग्निशन ऑन किया, हमारा ये फ्यूज़ उड़ गया। तो अभी हमें पता चल गया कि चेक क्या क्या करना है। हमें चेक करना है हमारा सिर्फ हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल, जिसको कनेक्टर को लगाने के बाद हम चेक कर रहे हैं फ्यूज़ हमारा उड़ रहा है। तो अब हम इसके सर्किट को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ लगे हुए हैं। तो पहला जो हमारा है 15 नंबर, जो ये हमारा है ऑटो हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल है ये। अब इससे कनेक्ट क्या क्या है, 3 नंबर जो हमारा है हेडलाइट लेवलिंग एक्चुएटर लेफ़्ट साइड का, 4 नंबर है हमारा हेडलाइट लेवलिंग एक्चुएटर राइट साइड का। उसके बाद 19 नंबर जो है हमारा रेयर व्हीकल हाइट सेंसर, जो कि कुछ हमारा यहाँ पे लगा रहता है पीछे पे, बीम के पास में मिलेगा। और हेडलाइट एक्चुएटर जो लेवलिंग एक्चुएटर रहता है वो हेडलाइट में लगा रहता है। उसके बाद 22 नंबर जो हमारी है वो हेडलाइट यूनिट है, इस कंप्लीट यूनिट। और 23 नंबर है हमारा हेडलाइट यूनिट राइट साइड का। 6 नंबर जो है हमारा ये इंडिविजुअल फ्यूज़ बॉक्स हो गया। ये रिले हो गई 10, 11, 12 जो कि हेडलाइट से रिलेटेड है। 10, 10, 11, 12 हेडलाइट लो की हो गई 10 नंबर, 11 नंबर सॉरी लेफ़्ट साइड की, 11 नंबर हो गई लो की राइट साइड की, और 12 नंबर है हमारी हेडलाइट हाई बीम की रिले। तो ये हमारे सर्किट हो गया। इसमें 7, 8 और 9 नंबर हमारे फ्यूज़ हैं। 7, 8, 9 नंबर हमारा जो है हेडलाइट लो का फ्यूज़ लेफ़्ट साइड का है, और हेडलाइट राइट का फ्यूज़ है हमारा 8 नंबर, और 9 नंबर है हेडलाइट हाई का फ्यूज़। तो यहाँ पे आप जैसे इसमें लगे हुए हैं, इनसे रिलेटेड है। तो अभी हमें क्या मिल गया है कि इस सर्किट में या इस कंपोनेंट में कौन कौन से हैं, ये और ये। इस कंपोनेंट में से किसी एक में इशू है। तो अब जैसे कि लेवलिंग हमारा हेडलाइट लेवलिंग एक्चुएटर और हेडलाइट यूनिट, ये दोनों एक पार्ट है। तो हमारा इसमें पार्ट क्या मिल गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा हो गया हेडलाइट सॉरी रेयर व्हीकल हाइट सेंसर, ये दूसरा पार्ट हमारा हो गया। एक पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट हमारा हो गया खुद 15 नंबर हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल। और 1, 2, 3 और चौथा ये हमारा ये जो सर्किट लगे हैं सर्किट हो गया। अब इस सर्किट में क्या है, 1, 2 नंबर जो हमारा ये है ये बैक का फ्यूज़ है। यही हमारा फ्यूज़ हमारा बार बार ख़राब हो रहा था, जो कि ये लगा हुआ है जंक्शन बॉक्स में। जंक्शन बॉक्स में हमारा ये फ्यूज़ लगा हुआ है, यही फ्यूज़ बार बार ख़राब हो रहा था। अब ये फ्यूज़ डायरेक्ट हमारा यहाँ से जा रहा है हेडलाइट ऑटो लेवलिंग कंट्रोल मॉड्यूल पे। अब इसमें हमें क्या चेक करना रहता है, वैसे वोल्टेज हम चेक करते हैं क्योंकि सप्लाई वाला है ये वायर। इसमें और भी कंट्रोल मॉड्यूल से और हमारे
सर्किट से कनेक्टेड रहते हैं तो इसमें आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें सप्लाई वाला जो भी रहता है उसमें हमेशा वोल्टेज चेक करना रहता है। तो इसमें हम वोल्टेज चेक करें, वोल्टेज हमें 12 वोल्ट मिल रहा था अगर ये कनेक्टर हमारा लगा हुआ नहीं है। तो वोल्टेज हमारा यहाँ से यहाँ तक कवर आ रहा है। अब करंट ये कंज्यूम कर रहा है। करंट कंज्यूम करने का रीज़न ये हो सकता है कि इसके इंटरनली सर्किट में दिक्कत हो, या फिर आगे के ये जो सर्किट हो कोई आपस में शॉर्ट हो, जिस कारण से वो सर्किट आपका करंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो। जब ये सर्किट में से कोई एक कंपोनेंट अगर ख़राब होगा, अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो यहाँ से भी करंट ज़्यादा वो लेगा, सप्लाई ज़्यादा करंट की सप्लाई लेगा, वैसे ही तभी ये सप्लाई आगे पहुँचा पाएगा। तो जैसे ये सप्लाई ज़्यादा मांगता था वैसे ये फ्यूज़ उड़ जा रहा था। तो हमें जो गाड़ी में इशू मिला था वो हमें मिला था राइट साइड का लेवलिंग एक्चुएटर का जो कनेक्टर था, ये इसमें जो आके जो कनेक्टर लग रहा था वो टूटा हुआ था, और वो हमारा जो लगा रहता है माउंटिंग के पास में ही फंसा हुआ था, जो कि वहाँ पे पेंटेड रहता है। अगर जब पेंटेड रहने की जहाँ पे पेंटेड पार्ट है वहाँ पे वो टच हो रहा था तब उसे ग्राउंड नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही गड्ढे में जाती थी तो वो माउंटिंग जब अंदर की ओर थोड़ा सा दबे तो उस कारण से वो माउंटिंग से वो ग्राउंड पाता था, और जिस कारण से वो शॉर्ट कर रहा था। तो जब दोबारा ऐसे हमारे पास केस आया जब वो लगातार फ्यूज़ उड़ रहा था तो उस समय क्या था, वो माउंटिंग से पॉइंट टच था। ये गलती इस कारण से हुई कि वो एक्सीडेंटल में काम हुआ और मैकेनिक ने उसे ध्यान नहीं दिया और वो कनेक्टर उधर पे छोड़ दिया। क्योंकि नॉर्मली जब हमारे पास गाड़ी आई तो हमने हेडलाइट को यूज़ किया, क्योंकि हेडलाइट लेवलिंग एक्चुएटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, इसमें कोई भी हमें कंट्रोल से चेक नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ये काम करता है इस सेंसर के बेसिस पे। तो हेडलाइट को चेक किया गया तो हेडलाइट तो जल रही थी, सब कुछ हो रहा था, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे अगले नेक्स्ट डे ये प्रॉब्लम मिली हमें, फ्यूज़ कंटिन्यूसली उड़ना चालू हुआ टेस्ट ड्राइव के बाद, तो हमें सर्किट पता चल गया ये मॉड्यूल में दिक्कत है, मॉड्यूल से रिलेटेड कोई सर्किट में दिक्कत है। जब हमने इस लाइट को ओपन किया, जब लाइट को ओपन किया तो हमें ये बॉडी से टच मिला, तो रूट कॉज हमें मिल गया कि ये कनेक्टर जो है वो बॉडी से टच हो रहा है, जो डैमेज था, वायर डैमेज था, वो जाके टच हो रहा था, जिस कारण से वो ज़्यादा करंट की मांग कर रहा था हमारे कंट्रोल मॉड्यूल से, और कंट्रोल मॉड्यूल फिर ज़्यादा मांग करता था हमारे यहाँ से फ्यूज़ से। जब फ्यूज़ से ज़्यादा मांग करे तो फ्यूज़ मना करते भाई कि मैं तो जा रहा हूँ, अगर ज़्यादा दूंगा तो तुम बीमार पड़ जाओगे और तुम ख़राब हो जाओगे। तो इस चक्कर में ये फ्यूज़ बार बार उड़ जाए। तो इस तरह से हमने जो गाड़ी की प्रॉब्लम थी वो जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व कर दी। अदरवाइज़ अगर जैसे मान लीजिए कि हमें ये कंपोनेंट में कोई इशू नहीं मिलता, तो सबसे पहले हमने फिज़िकली कंपोनेंट चेक किया, वायरिंग नहीं चेक करी थी, सबसे पहले फिज़िकली हमने कंपोनेंट चेक किया, इसकी हिस्ट्री चेक करी कि काम क्या हुआ था, कस्टमर से बात करके तो उसने बताया था ये चीज़। तो हमने कंपोनेंट चेक किया 1 2 ये 3, अगर इसमें भी अगर वायरिंग या कंपोनेंट डैमेज होगा, कंपोनेंट के पास कोई वायरिंग डैमेज होगी, तो कंपोनेंट हमने चेक किया, कंपोनेंट डैमेज मिलने की वजह से हुआ, हमने उस कनेक्टर को हटा के फिर से लगा दिया और उसके बाद चेक किया, गाड़ी हमारी जो फ्यूज़ उड़ने का केस था, फ्यूज़ उड़ना बंद हो गया। तो इस तरह से हम अपनी गाड़ी की जो फ्यूज़ उड़ने की परेशानी है, ख़राब होने की परेशानी, इस तरह से हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अगर इसमें भी आपको इशू नहीं मिलेगा तो फिर आपको ये एक एक जितने भी सर्किट हैं इन सारे सर्किटों को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अगर सर्किट आपका सही है तो उसके बाद आपको कंपोनेंट हटा के चेक करने पड़ेंगे कौन से कंपोनेंट को हटाने के बाद आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।